Konnichiwa guys, welcome to our channel Loops of Biology. I am Yogiraj Jakkal and we will be starting our next chapter that is biomolecules. अब ये biomolecules exact होते क्या है? If you are considering the biomolecules and what are biomolecules and what is their use inside a cell. हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में देयर वाज टू प्रोसेसेस। कौन कौन से थे? द मेटाबॉलिज्म वाज कॉम्प्राइज्ड ऑफ टू प्रोसेसेस दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब जब कभी भी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म चल रहा है तो ऐसे टाइम पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स टूटने वाले और कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स बनने वाले। सो यहां पे अगर मैं इन जनरल बायोमोलिक्यूल्स की बात करता हूं, सो स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर केमिस्ट्री is included in a stream called biochemistry. ठीक है, सो ये सब चीजों को किसके अंदर इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने? दैट इज विद इन योर बायोकेमिस्ट्री। अब ये बायोकेमिस्ट्री यानी होता क्या है? इट इज द बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दैट प्रोवाइड्स अस एन आइडिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या केमिस्ट्री चल रही है एंड हाउ दैट इज पर्टिकुलर हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूज फॉर सर्वाइवल इज नथिंग बट योर केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री हर एक मॉलिक्यूल्स को डील करती है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहेगा। एंड देयर आर बेसिकली 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स के टाइप कौन कौन से हैं? दैट इज फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। चिप्स के पैकेट के पीछे अगर तुम लोग इंफॉर्मेशन देखोगे तो उसके अंदर ये सारे बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडेड रहेंगे। दोज आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, then you are going to study lipids, and finally you are going to study nucleic acids. अब ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले कहां पे देखी है? फर्स्ट लेट्स सी दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूंगा तो याद है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो देयर वाज योर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कहां पे प्रेजेंट था? मेम्ब्रेन के एकदम पेरिफेरल साइड पे। और इसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट थे वो किस तरह काम कर रहे थे? एज माय रिसेप्टर। ठीक है, वही अगर मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं, सो देयर वर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बहुत काम कर रहे थे एज अ चैनल, एज अ कैरियर, एज अ पंप। ठीक है, सो यहां पे बहुत सारे काम है ऑफ योर प्रोटीन्स। सो दे कैन एक्ट एज योर चैनल्स और कैरियर्स एक्सेट्रा। इफ यू आर लुकिंग फॉर लिपिड्स, सो हमारा मेम्ब्रेन ही तो पूरा लिपिड बाइलेयर था। सो इट वॉज बेसिकली हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। जो भी सेल का मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन बना है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अरे भाई ये तो मेन चीज है। ये किसके अंदर था? इनसाइड न्यूक्लियस और इनसाइड योर साइटोप्लाज्म। और ये महासाहब कौन है? दैट इज नथिंग बट योर डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, सो ये क्या हो गए? तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड। और
फाइनली जाके हम लोग ये चैप्टर में प्रोटीन का अलग एक मॉडिफिकेशन देखेंगे, दैट इज नथिंग बट एंजाइम्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ये बायोमोलिक्यूल्स बनने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी है। ईच बायोमोलिक्यूल शुड possess some fixed elements inside it। अब ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी। इफ आई एम डिवाइडिंग योर बायोमोलिक्यूल्स into ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैटेगरी, अगर मैं इसको ऑर्गेनिक कैटेगरी में तोड़ रहा हूं तो ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर देर आर टू केसेस, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये चीज क्या है सर, ये नए टर्मिनोलॉजीज आने चालू हो गए। सो यहां पे क्या हो गया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। जब कभी भी मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्रोमोलिक्यूल। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में है तो माइक्रोमोलिक्यूल्स। सो दिस इज इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स आर इन लेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करता हूं, सो दिस इज गोइंग टू कंटेन योर कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों जरूरत है, फॉर एनर्जी। प्रोटीन्स क्यों जरूरत है, फॉर मसल बिल्डिंग। देन देर इज गोइंग टू बी न्यूक्लिक एसिड्स। अब इसकी क्यों जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें तो इसी के अंदर कोडेड है, तो न्यूक्लिक एसिड नहीं रहेगा तो कुछ भी तैयार नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू योर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर वही माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, सो दैट इज गोइंग टू कंटेन योर टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज लिपिड्स एंड देयर इज गोइंग टू बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये क्या है, ऐसी चीजें जो पर्टिकुलर सेल को काम में नहीं आ रही, स्टिल वो चीजें वो सेल बना रही है, ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वापस एक बार सुनते हैं, दैट इज सच थिंग्स और सच कंपाउंड्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय अ सेल बट दे आर नॉट यूजफुल फॉर अ सेल, दोज आर कॉल्ड एज माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या रहते हैं एंड ऑल, ये आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ इनऑर्गेनिक साइड। सो अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की इनऑर्गेनिक साइड को देखता हूं, सो इन दिस केस देर आर अगेन 3 डिफरेंट कंडीशंस। पहला तो एक कंडीशन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज योर प्राइम एलिमेंट्स। अब ट्रेस लिख दिया है तो ट्रेस एलिमेंट्स लिख देते। Then there is going to be macro elements and prime elements। ठीक है। सो अगर मैं प्राइम एलिमेंट्स की बात करता हूं, सो प्राइम एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसके बगैर कोई बायोमोलिक्यूल बन नहीं सकता। ऐसे एलिमेंट्स जिसके बगैर कोई भी बायोमोलिक्यूल नहीं बनेगा, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सो यहां पे कौन कौन आएगा, हमारा पहला तो कार्बन, देन ऑक्सीजन एंड फाइनली हाइड्रोजन। So carbon, oxygen and hydrogen are one of our prime elements। अब ये प्राइम एलिमेंट्स बोला क्यों है, क्योंकि टोटल बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन में अगर मैं कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करता हूं, सो दैट इज 18.5%। ठीक है।
अगर मैं बस कार्बन की बात करता हूं सो दैट इज 18.5%। वही अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 65%। और वही नाइट हाइड्रोजन इज बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग 0.5%। सो इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बगैर कोई भी बायोमॉलिक्यूल तैयार नहीं होगा, वही एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइम एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली योर मैक्रो एलिमेंट्स। अब मैक्रो एलिमेंट्स मतलब जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी को लगने वाले। अब नेक्स्ट पार्ट अगर मैं देखता हूं तो यहां पे नाइट्रोजन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी देयर एंड सल्फर। ठीक है, अगर मैं ये टोटल 6 एलिमेंट्स की बात करता हूं सो दिस आर माय मैक्रो एलिमेंट्स। अब मैक्रो एलिमेंट्स में से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेंगे वो कौन से रहने वाले तुम्हारे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। सल्फर एक बस ऐसा मॉलिक्यूल एलिमेंट रहने वाला है जो एलिमेंट हमें प्रोटीन फॉर्मेशन में ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन्स। फॉस्फोरस की बात करता हूं सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लिक एसिड। पोटेशियम की बात करता हूं सो दैट इज मेंटेनिंग द आयोनिक ग्रेडियंट। सो अगर एक एक एलिमेंट्स को देखे तो नाइट्रोजन एंड सल्फर आर बेसिकली हेल्पफुल इन प्रोटीन्स। ठीक है, नाइट्रोजन, phosphorus are helpful in the formation of nucleic acid. पोटेशियम जो रहता है that is maintains ionic balance. ionic balance. अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूं तो कैल्शियम आयंस क्या थे? याद आ रहा है कुछ? वेसिकल फॉर्मेशन में काम आ रहे थे। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज एंड खत्म हो गए। So सारे मैक्रो एलिमेंट्स आर बेसिकली हैविंग देयर ओन रोल इनसाइड अ सेल। और वही अगर मैं फाइनली ट्रेस एलिमेंट्स की बात करता हूं सो इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहने वाला है इनसाइड द बॉडी। सो यहां पे कौन कौन से आएंगे? दैट इज बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, molybdenum, निकेल, silicon and cobalt. So basically these are elements। अगर कुछ कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की बात करें सो ये एंजाइम्स बस ट्रेस एलिमेंट्स में काम करते हैं बट उनका बहुत ज्यादा रोल रहने नहीं वाला है। सो वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन में अगर कोई भी एलिमेंट्स लग रहे हैं तो वो सारे किसके अंदर आने वाले हैं? इनसाइड बाय ट्रेस एलिमेंट्स। इजी। सो ऐसे ही आगे जाते हुए हमारे पास अब ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स देखे थे? दैट इज फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूं सो इसके जो पॉलीमर्स रहने वाले, अब कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर सिंगल फॉर्म में तो प्रेजेंट रहने नहीं वाले, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा था। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस चल रही थी? दैट इज एनाबॉलिज्म। सो अगर कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म के अंदर एंटर करता है या कैटाबॉलिज्म में एंटर करता है तो क्या तैयार होगा? लेट्स सी। अगर एनाबॉलिज्म हुआ सो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनने वाला है। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीसैकेराइड। और जो भी एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहेगा उस सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोसैकेराइड। सो अगर मैं ये चीज को कुछ ऐसे देखता हूं that is nothing but anabolism को as polymer and catabolism को as monomer consider करता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है? The polymer of carbohydrate is called as polysaccharide. Poly मतलब
मल्टी सैकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है। सो देयर इज सैकेराइड टर्म इज फॉर शुगर। सो यहां पे क्या हो जाएगा, एक ही शुगर रहेगा तो मोनोसैकेराइड, बहुत सारे शुगर्स अटैच रहेंगे तो पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट वाली केस अगर देखें, सो दैट इज नथिंग बट माय प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का अगर पॉलीमर देखेंगे तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड। और अगर मैं मोनोमर देखना चाहूंगा तो यहां पे क्या दिख रहा है, दैट इज अमीनो एसिड। और इस अमीनो एसिड को हम लोग अब पढ़े लिखे लोग बोलेंगे अमीनो एसिड रेसिड्यूस। अब ये रेसिड्यूस क्यों बोला, क्योंकि कभी ना कभी ये अमीनो एसिड पे चार्ज आने वाला है एंड दैट चार्ज इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स विच इज फाइनली गोइंग टू फॉर्म योर प्रोटीन्स। सो अगर मैं पॉलीपेप्टाइड्स की बात करता हूं, सो यहां पे भी नाम अलग दिया है। अब ये अलग नाम आया क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ हियर पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन अमीनो एसिड। अब ये क्या बोल रहे हो सर, कब से कुछ ना कुछ नई चीजें बताए जा रहे हो। सो अगर मैं एक अमीनो एसिड की बात करता हूं, सो ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और इसी बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। सो देयर आर मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स विच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, इसलिए उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पॉलीपेप्टाइड। थर्ड केस अगर देखता हूं, सो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स खुद में ही एक क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं लिपिड्स की बात करता हूं, सो लिपिड्स इज बेसिकली अ केस ऑफ पॉलीमर। सो एनाबॉलिज्म में इसको हम लोग एज अ लिपिड भी बोल सकते हैं या फिर इसको ट्राइग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं। सो लिपिड्स और ट्राइग्लिसरॉल, जो बोलना है बोल सकते हैं। बट वही अगर मैं मोनोमर की बात करता हूं, सो इन केस ऑफ मोनोमर देयर आर टू केसेस, एक तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब ये ट्राइग्लिसरॉल क्यों बोला है, जब लिपिड समझेंगे तब ध्यान में आएगा कि ग्लिसरॉल हैज 3 कार्बन्स और तीनों कार्बन पे यहां पे जाके कुछ ना कुछ एक चेंज जुड़े हैं जिनका नाम क्या है, फैटी एसिड्स। सो जब कभी भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, दैट इज गोइंग टू क्रिएट माय लिपिड्स। एंड द फाइनल केस इज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसको बनाने के लिए जो मोनोमर है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। बट न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए भी और सारे मोनोमर्स लगने वाले। सो जब कभी भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब जाके इसका और डिटेलिंग्स देखा जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली your case of carbon, hydrogen and oxygen. So main component जो कि कौन से थे तुम्हारे prime elements. So this prime elements are basically included within your carbohydrates. So अब ये जो elements रहेंगे they are in specific ratios, ठीक है। So ये कार्बन, hydrogen and oxygen are present in a specific ratio. कोई भी बायोमोलिक्यूल जब कभी भी हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक बायोमोलिक्यूल को सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स चीजों तक
पढ़ने के बाद ही हमें वो बायोमोलिक्यूल समझ में आएगा। और अगर बायोमोलिक्यूल स्किप करने का दिमाग में भी आया तो प्लीज डू नॉट डू दैट, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स के बगैर आगे का बायोलॉजी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रेशो। सो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी कार्बोहाइड्रेट, तो यहां पे कैसा दिखेगा, CnH2O(X). इसको अगर खोलने जाए, सपोज वी आर ओपनिंग दिस पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला, सो ये कैसा दिखेगा, CnH2XO(X). इसको ही हम लोग N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि यहाँ पे X लिखना है या यहाँ पे N लिखना है। सो यहां पे अगर मैं बाकी की चीजें देखता हूं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशो रहने वाला है, दैट रेशो इज ऑलवेज 2:1 इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इट इज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो भी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो रहेगा, दैट इज ऑलवेज 2:1। सो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही टूटेंगे, सो ब्रेकिंग ऑफ carbohydrates is going to give out energy, और यही एनर्जी को फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज विद इन ATP। सो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स की बात करता हूं, सो इसी पॉलीमर को क्या बोल रहे थे हम लोग, दैट इज पॉलीसैकेराइड। और अगर मोनोमर की बात करता हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज योर मोनोसैकेराइड। थस कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए हम लोगों को टर्म कौन कौन से सीखने हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड इज बेसिकली अ सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। सो मोनोसैकेराइड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। वही अगर मैं पॉलीसैकेराइड बोलता हूं तो यहां पे क्या रहने वाला है, देयर आर मल्टीपल यूनिट्स। और अगर वही 2 यूनिट रहे, इफ देयर आर ओनली 2 यूनिट्स ऑफ शुगर विच आर प्रेजेंट, तो यहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एज डाइसैकेराइड। So there is a disaccharide condition. So पहले देखते हैं what are types of carbohydrate। यहां पे कौन कौन से टाइप थे, सिंपल 3 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। So if we are considering carbohydrates, so there are monosaccharide, disaccharide and polysaccharide। So there are total 3 different types of carbohydrate, monosaccharide, disaccharide and polysaccharide। अगर मैं मोनोसैकेराइड की बात करता हूं, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहां पे बस कितने शुगर मॉलिक्यूल्स थे, बस एक शुगर। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल शुगर। बट वही अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करता हूं, यहां पे कितने शुगर आ गए थे, 2 शुगर्स। अगर 2 शुगर के यूनिट आ गए तो यहां पे कहीं ना कहीं तुम लोगों को ये 2 शुगर्स को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। सो फॉर ज्वाइनिंग ऑफ
टू sugar molecules, यहां पे क्या रहने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है। सो अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करता हूं तो वहां पे कितने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म होने चाहिए? ओनली अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है। सो ग्लाइको इज रिलेटेड टू शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट। सो डाइसैकेराइड के अंदर देर इज ओनली वन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, जो भी बोलना है बोल सकते हो। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। बट वही अगर मैं पॉलीसैकेराइड्स की बात करता हूं तो यहां पे मल्टीपल शुगर के यूनिट प्रेजेंट है। अब यहां पे मल्टीपल शुगर के यूनिट प्रेजेंट रहेंगे तो दो कंडीशन रह सकते हैं। एक तो सेम यूनिट्स रिपीट हो रहे, या फिर नए नए यूनिट्स चिपक रहे। सो यहां पे if I am considering same units are repeating, इसी को बोलेंगे homopolysaccharide. But if there are different units are attaching, तो इसको बोलेंगे हम लोग heteropolysacharide. और पॉलीसैकेराइड के अंदर मैं बात करूंगा, सो देयर आर मोर देन वन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। सो यहां पे बहुत ज्यादा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहने वाले हैं। और मोनोसैकेराइड में क्या रहेगा भाई? देयर इज नो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पे कोई भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहने वाले। अब अगर मैं मोनोसैकेराइड की आगे जाके और डिटेल में कुछ चीजें देखना चाहूंगा, सो यहां पे मोनोसैकेराइड्स के कुछ ना कुछ टाइप्स रहने वाले। And these types are completely dependent on functional group or the number of carbon present within monosaccharide. So if we are considering differentiation on the basis of functional group, तो यहां पे दो ऐसे कैटेगरीज बनाए गए हैं जो किस पे बेस्ड है? ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब एक बात बताओ, जब कभी भी केमिस्ट्री में सीखते हो कि ये फंक्शनल ग्रुप है सर कार्बोहाइड्रेट्स के, इफ आई एम कंसिडरिंग द टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन, कोई ना कोई हम लोगों ने ऐसे फंक्शनल ग्रुप तो देखे। अमाइंस देखे रहेंगे, अमाइड देखे रहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड देखा रहेगा। बट कभी ये सोचा है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप ये टर्म का मतलब क्या है? So if I am talking about a functional group, ठीक है? So this functional group is such a group attached to a compound which is going to decide the property of a whole compound. एक पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाला ऐसा ग्रुप जो उस कंपाउंड के साथ अटैच्ड है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। अगर तुम लोग अभी 12th में हो तो बहुत सारे बच्चे 12th में, बट यू आर इनसाइड अ साइंस स्ट्रीम, सो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम, सो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? साइंस। अगर साइंस के अंदर और डिटेल में कैटेगरीज बनाओगे तो वहां पे डॉक्टर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे। सो देयर आर वेरियस फंक्शनल ग्रुप and those functional group are deciding your particular character inside the stream of science. So functional group is basically a group that is attached on compound and governs property of it is of it completely.
उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दो टाइप्स डिसाइड करने हैं तो पहले रहेगा एक अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब अल्डिहाइड तो पड़ा रहेगा, दैट इज आर सी एच ओ। ये सी एच ओ जो बॉन्ड है, दिस इज नथिंग बट माई अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये हमेशा टर्मिनल पे ही प्रेजेंट रहेगा। इट वोंट बी प्रेजेंट इनसाइड अ चेन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन की लंबी चेन लेते हो तो उसके बीच में जाके अल्डिहाइड प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। सो देयर इज गोइंग टू बी aldehyde is present on terminal end। ठीक है। अल्डिहाइड जब कभी भी हम लोग शुगर्स के अंदर देखते हैं, सो द शुगर्स दोज कंटेन शुगर्स दोज कंटेन अल्डिहाइड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्डोजेस। सिंपल है। अगर अल्डिहाइड रहा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्डोजेस। वही अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहा, अब ये कीटोन क्या है? दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अब ये आर जो लिख रहा हूं दैट कैन बी योर कार्बन चेन और हाइड्रोजन। ठीक है। अब कीटोन के अंदर तो कार्बन ही रहना चाहिए, बट अल्डिहाइड के केस में इट कैन बी योर हाइड्रोजन। सो इफ आई एम कंसिडरिंग कीटोन, इट कैन or it will be present in between the chain of carbon। अगर कार्बन के चेन के बीच में प्रेजेंट है तो उसको जाके हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन। और ऐसे शुगर्स जिनके अंदर क्या रहने वाला है? शुगर्स जिनके अंदर क्या रहने वाला है? कीटोन एज मेन फंक्शनल ग्रुप। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोजेस। So there are two type of monosaccharide, aldoses and ketoses, based on what? Functional group। अब functional group छोड़ के there is one more differentiating unit। अब differentiation on basis of carbon chain length, that is also called as number of carbon molecules। So कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है inside a monosaccharide, that is going to decide your next category। तो पहले तो अगर मैं सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड कंसिडर करता हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रायोसिस। अब ट्रायोसिस का मीनिंग क्या रहेगा? दैट कार्बन नंबर इज बेसिकली 3। अब 3 कार्बन का ऐसा कौन सा मोनोसैकेराइड है दैट इज बेसिकली योर ग्लीसरल्डिहाइड। ग्लिसरॉल के बारे में तो पढ़े थे, 3 कार्बन था। और यहां पे क्या आ गया? अल्डिहाइड। दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू योर अल्डोजेस। आ रहा है इंटरेस्ट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट केस इज बेसिकली योर टेट्रोस। अब टेट्रोस मतलब क्या हो गया? कार्बन नंबर कितने हो गए? 4। अगर 4 कार्बन रहेगा तो यहां पे क्या रहेगा? शुगर कॉल्ड इरीथ्रोस। एक एक एग्जाम्पल अभी समझ लो, ये सारे एग्जाम्पल याद ही रहने चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ के रखो कि 4 कार्बन रहा, सो देयर इज अ केस ऑफ टेट्रोस। नेक्स्ट केस इज पेंटोस। अब ये पेंटोस में कार्बन नंबर कितने रहेंगे? 5। और 5 कार्बन वाला देयर इज राइबोस, and this ribose is used inside RNA, and there is deoxyribose sugar जो किसके अंदर यूज होगा? इनसाइड माय DNA।
फोर्थ केस, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। फोर्थ केस इज हेक्सोसिस। अब हेक्सोस जब बात आएगी तो कार्बन नंबर कितने आएंगे? 6। और यहां पे दो ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे, ग्लूकोस विच इज योर अल्डोसिस एंड फ्रुक्टोस दैट इज नथिंग बट योर कीटोसिस। सो यहां पे अल्डोसिस और कीटोसिस भले 6 कार्बन का ही मोनोसैकेराइड है, बट एक के अंदर क्या है? एज अ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे के अंदर क्या है? एज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। हेक्सोसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मोनोसैकेराइड। एंड फाइनली देयर इज गोइंग टू बी योर हेप्टोस। एंड हेप्टोस के अंदर क्या रहने वाला है? कार्बन नंबर 7। एंड if I am talking about the example, that is Pseudoheptulus. अब इसके बारे में और डिटेल्स में एग्जैक्टली ये हेक्सोसिस दिखते कैसे हैं, या फिर इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और फाइनली इसके रिएक्शंस एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ रहे, ये देखने के लिए अगले वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा एंड show your support to our channel. Thank you guys. Do not forget to like, share and subscribe to our channel, and hopefully you are enjoying my videos. Please show your support to our channel Loops of Biology. Thank you. Bye bye.